हेलो बच्चों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे मेगा माइंड पाठशाला में। कल हमने जॉब प्रक्रम की कुछ चीज़ें समझी थी या जॉब प्रक्रम समझा था कल की क्लास में। जिन्होंने मेरी कल की क्लास नहीं देखी है, वो कल की क्लास जाकर देख लें। आज हम जॉब प्रक्रम में का पहला टॉपिक श्वसन है, जो हमने पहले ही स्टार्ट कर दिया था। आज हम उसे बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए हम यहाँ देखते हैं कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। श्वसन के प्रकार, श्वसन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑक्सी श्वसन, एक होता है अनाक्षी श्वसन। मतलब ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। मतलब जो अगर ऑक्सीजन उसे मिल रहा है ग्लूकोज को, तब वो ऑक्सीकरण करके श्वसन की क्रिया कर रहा है, तो उसे ऑक्सी श्वसन बोलते हैं। और जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उसे अनाक्षी श्वसन बोलते हैं। तो पहला क्या है? ऑक्सी श्वसन। इस प्रकार के श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, इसलिए इसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। यहाँ ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से जल व कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तथा ऊर्जा प्राप्त होती है। यह क्रिया कोशिका के कोशिका द्रव में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर कहते हैं। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर कहते हैं। हमने कहा कि ये जो प्रोसेस होता है, ये है क्या? आपका सेल में ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अगल बगल बहुत से कोशिकाएं होते हैं, लेकिन हमको खाली माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझना। तो ये है हो गया जीवद्रव हो गया। और ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हम इस तरीके से बना देते हैं जिससे आपको थोड़ा बहुत समझ में आए, ठीक है? ये है जीवद्रव। अब देखिए होता क्या है पता? ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की जब अनुपस्थिति होती है, जब ऑक्सीजन नहीं होता है तब ग्लूकोज टूटता है। एनर्जी की जरूरत होती है तब ग्लूकोज टूटता है। तब ग्लूकोज जीवद्रव में टूटता है, ठीक है? और किसमें टूटता है? पायरुवेट में टूटता है। पायरुवेट में टूटता है तो वो क्रिया जीवद्रव में होती है, कोशिका के जीवद्रव में होती है। लेकिन अगर उसे ऑक्सीजन मिला तो पायरुवेट की क्रिया यही होगी, पायरुवेट यही बनेगा। और उसके बाद की स्थिति ऑक्सीजन की उपस्थिति अनुपस्थिति पे डिपेंड करती है। अगर ऑक्सीजन उपस्थित रहा तो उसके बाद की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी। जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी तो ग्लूकोज का पूरा ऑक्सीकरण होगा। मतलब ग्लूकोज पूरी तरीके से ऑक्सीजन से मिलकर टूटेगा, तब क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जल बनाएगा और एटीपी बनाएगा। कल हमने एटीपी 38 एटीपी बनाता है, कल हमने इसके बारे में भी जिक्र किया था। उसके बाद ये तो ऑक्सी श्वसन हो गया आपका कि वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है ऑक्सी श्वसन। उसके बाद अनाक्षी श्वसन पे आते हैं। अनाक्षी श्वसन, कुछ जीव में श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, उसे ऑक्सीजन पूरी मिल ही नहीं पाता है, पूरी तरीके से मिल पाता है, मिल ही नहीं पाता। तो वहां पे क्या होता है? ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इस क्रिया में ग्लूकोज पायरुवेट में बदलता है। ग्लूकोज तो पायरुवेट में बदलता है तथा पायरुवेट टूट कर एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है। पायरुवेट पायरुवेट फिर उस एनर्जी बहुत ज्यादा यहाँ नहीं बनती, क्योंकि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, कोशिका द्रव में हो रहा है। तो यहाँ पायरुवेट किससे चेंज होगा? पायरुवेट टूटकर एथेनॉल में चेंज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। यह क्रिया कोशिका के कोशिका द्रव में होती है। यहाँ कोशिका द्रव में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अनाक्षी श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कभी नहीं होगी। अनाक्षी श्वसन कोशिका द्रव में होती है, ऑक्सी श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। हमारे बॉडी में भी अनाक्षी श्वसन होता है। हमारे बॉडी में कैसे होता है ये भी हम दिखाएंगे। कुछ अनाक्षी श्वसन के उदाहरण, लैक्टोबैसिलस, जो हम लोग दूध खाते हैं, दही खाते हैं, दही में एक तरीके का बैक्टीरिया होता है जिसे बोलते हैं लैक्टोबैसिलस ना, जो दूध को दही में बदलने का काम करता है और जिससे उसके शर्करा लैक्टिक अम्ल में बदल जाते हैं। ये लैक्टोबैसिलस ही रिस्पॉन्सिबल होता है। ये कैसा अनाक्षी श्वसन करता है? जिसके द्वारा लैक्टिक अम्ल बनता है, शर्करा को चेंज कर देता है। ग्लूकोज वहां भी चेंज हो रहा है, ग्लूकोज यहाँ भी चेंज हो रहा है। शर्करा ग्लूकोज शर्करा जो शर्करा है उसी को ग्लूकोज बोलते हैं, वो लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। उसके बाद ईस्ट द्वारा शराब बनाना, बियर बनाना। ईस्ट भी एक ऑर्गेनिज्म है जिससे हमको शराब बनाते हैं और बियर बनाते हैं। ईस्ट द्वारा ब्रेड व रोटी फुलाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना। अब देखिए, जो मार्केट में ब्रेड आ रहा है, आपका फूला हुआ ब्रेड आ रहा है, और शादियों में जा रहे हैं आप, रोटियां जो मिल रही हैं, फूली हुई रोटियां मिल रही हैं, ठीक है? तो उसमें भी ईस्ट डालते हैं। ईस्ट डालते हैं तो उसको थोड़ी देर रखते हैं। रखने का पर्पज ये होता है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। जब बाहर निकलता है तो रोटी को और ब्रेड को क्या कर देता है?
फुला देता है। फिर उसके बाद मानव कोशिका में लैक्टिक अम्ल का बनना, जिससे कोशिका में ऐंठन व दर्द होना। अब देखिए हम लोग यही बात कर रहे थे कि हम लोग के शरीर में क्या होता है, अनाक्षी श्वसन होता है। होता कैसे है? होता है इसी तरीके से कि ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज यहाँ पे जब रहता है, हमारी कोशिकाओं में ग्लूकोज रहता है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीजन नहीं होता, या जब हम लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो उतनी समय हमें ऑक्सीजन बहुत चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में हमें ऊर्जा बनानी है। ठीक है, हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा चाहिए, तो हमें बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा बनानी है, इसलिए हमें ऑक्सीजन अधिक से अधिक चाहिए, और हमें ऑक्सीजन अधिक से अधिक मिल नहीं पाता, और हमारा बॉडी ऊर्जा बनाना चाहता है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या कुछ ही ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या करने लगता है, पायरुवेट में चेंज होता है। पायरुवेट में चेंज होने के बाद लैक्टिक अम्ल में चेंज होता है। जब लैक्टिक अम्ल में चेंज होता है तो वो कोशिका द्रव में चेंज होता है, ना कि माइटोकॉन्ड्रिया में चेंज होता है। उससे एटीपी की मात्रा बहुत कम प्राप्त होती है, और वहां लैक्टिक अम्ल में चेंज होता है। जैसे ही लैक्टिक अम्ल में कोशिका द्रव में ये चेंज होता है, वही दम, जैसे लैक्टिक अम्ल में चेंज होता है वही दम हमारे कोशिका में ऐंठन होने लगता है, और हमें क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है। अब आगे मनुष्य में हम श्वसन पढ़ेंगे। ये मैंने डायग्राम बना दिया है, श्वसन का पूरा पार्ट है, ये नोज है। ठीक है, बाह्य नासारंध्र, बाह्य नासारंध्र से नोजल पैसेज है, नासापथ, नासापथ से होते हुए वायु अंदर जाएगी। कैसे कैसे अंदर जाएगी, मैं पूरा मैकेनिज्म आपको समझाऊंगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, पहला है बाह्य नासारंध्र, यह एक जुड़ी नासारंध्र जिसमें से वायु नाक गुहा में प्रवेश करती है। ये जो द्वार है, ये इसी को नासारंध्र बोलते हैं। इसी नासारंध्र से वायु क्या होती है, अंदर जाती है। उसके बाद नासापथ, नोजल पैसेज, जो अंदर का पूरा रास्ता होता है, अंदर का पूरा रास्ता, उसको बोलते हैं नोजल पैसेज। ठीक है, नासारंध्र नासापथ में खुलता है। नासापथ का अगला भाग नासावेशम कहलाता है। नासावेशम श्लेष्मा झिल्ली, जो लोग कहते हैं चिकना चिकना पदार्थ ऐसे निकलता है नाक के अंदर से, उसी को श्लेष्मा झिल्ली से ही वो निकलता है, श्लेष्मा निकलता है। तथा रोम से ढका रहता है, नाक में बाल होते हैं हमारे, तथा रोम से ढका रहता है, जो हमें वायु में उपस्थित धूल कण व जीवाणु से बचाता है। मतलब कि हमारे नाक में जो श्लेष्मा होती है, हमारे नाक में जो बाल होते हैं, ये ऐसे नहीं है, ये क्या करते हैं, वायु से जो कण आ रहे हैं, धूल के कण आ रहे हैं, उनसे बचाने का काम करती है। जो बैक्टीरिया है, वायरसेस है, उनसे बचाने का काम करती है। ठीक है, ये हमारे नाक में प्रवेश न कर पाए। और नोट, मनुष्य 1 ट्रिलियन से अधिक अलग अलग तरीके के गंध को पहचान सकता है। सोचिए कितनी ज्यादा संख्या, 1 ट्रिलियन से अधिक अलग अलग गंध को पहचान कर सकता है मनुष्य। ठीक है, और गंध की याददाश्त इतनी तेज होती है ना, जितनी आपके दिमाग की याददाश्त नहीं होगी, आपके आँख की याददाश्त तेज है, उतनी गंध की याददाश्त इतनी तेज होती है कि बचपन में अगर आपने कोई गंध को महसूस किया है, और बड़े हो गए 20 साल 30 साल बाद, तो आपको अगर वो गंध अचानक से सुनाई दिया, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि मैंने ये गंध बचपन में महसूस किया था। ठीक है, इतनी तेज गंध होती है, इतनी तेज अधिक याददाश्त होती है गंध की याददाश्त। उसके बाद हम आते हैं ग्रसनी, फेरिंग्स। ये पार्ट देख रहे हैं, ये पूरा पार्ट, ये पार्ट पूरा, ये क्या है, श्वास नली पूरी हो गई। ये आसोफेगस हो गया। आसोफेगस देखिए, खाना जब खाते हैं ना, खाना यहीं से हमारे यहाँ आसोफेगस में जाता है, और यही एक ही द्वार है, खाना आसोफेगस में भी जाता है, एक ही द्वार है, खाना कहाँ जाता है, वो हवा कहाँ जाती है, श्वास नली में जाता है। लेकिन बस एक प्रोसेस ये होता है, जैसे खाना इस पे जाता है, खाना इस पे आता है, इस पे एपिग्लॉटिस पे, तो एपिग्लॉटिस ढक्कन की तरह क्या कर देता है, इसको बंद कर देता है, ढक्कन की तरह इसको बंद कर देता है। इसका बंद करने का मकसद ये होता है कि खाना श्वास नली में ना जाए, खाना इधर से आसोफेगस में डायरेक्ट आमाशय में होते हुए जहां उसे जाना है वो जाए, लेकिन श्वास नली में वो ना जाए। ठीक है, फेरिंग, ग्रास नली। नासापथ से वायु ग्रसनी में प्रवेश करती है। ग्रसनी में वायु नाल तथा ग्रास नाल दोनों खुलता है। देखो, वायु नाल भी है और ग्रास नाल भी, मतलब भोजन की नली भी है। ठीक है, वायुनाल का छिद्र घाटी द्वार कहलाता है। जो वायुनाल का छिद्र है, ये पूरा छिद्र, जो पहला पोर्शन स्टार्ट हुआ यहाँ से, ये क्या कहलाता है, घाटी द्वार कहलाता है, जिसे ग्लॉटिस बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इस पर एक ढक्कन, हमने कहा ना, ये ढक्कन जो है एपिग्लॉटिस, तो इस पर एक ढक्कन नुमा संरचना पाई जाती है, जो भोजन करते समय घाटी द्वार को बंद कर देती है, जिससे खाना श्वास नली में न जाए। इस ढक्कन को घाटी ढक्कन या एपिग्लॉटिस कहते हैं। यही ढक्कन है जो भोजन, इस पे खाना आता है, डायरेक्ट आके इसको क्या कर देती है, बंद कर देती है, खाना वासोफेगस से चलाता है, श्वास नली में खाना नहीं जा पाता। ठीक है,
फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे वायुनाल विंड पाइप। ये जो पूरी पाइप है ये दो पार्ट में बटी है। विंड पाइप जो है दो पार्ट में बटी है, ठीक है, या दो भागों में बटा होता है। इसका अगला भाग स्वरयंत्र या लैरिंग्स कहलाता है। ये जो है लैरिंग्स है, लैरिंग्स, लैरिंग्स से ही हमें आवाज प्राप्त होती है। और स्वरयंत्र कंठ तथा शेष भाग श्वास नली कहलाता है। ये क्या है, श्वास नली या ट्रैकिया है, ये शेष भाग ट्रैकिया। इसके बाद 5वें नंबर पे आता है कंठ, लैरिंग्स। ये क्या है आपका, फेरिंग्स हो गया, ये लैरिंग्स है, ठीक है। यह वायुनाल का अगला बक्से के आकार का भाग है। ये बक्से के आकार का होता है, जो उपास्थि की बनी होती है। इसकी गुहा कंठ कोष कहलाती है। इसकी जो है गुहा कहलाती है, कंठ कोष कहलाती है, उपास्थि की बनी होती है, ठीक है। अभी उपास्थि बताते हैं क्या होता है, ठीक है। कंठ कोष में दो जोड़ी वाक रज्जु ओकल कार्ड होते हैं। इन वाक रज्जुओं के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। हम अपने गले में कंठ की उपास्थि का उभार देख सकते हैं। देखिए वाक रज्जु जो होता है ना, ऐसे गोल सा ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करके वाक रज्जु ये इस तरीके का होता है। वाक रज्जु ओकल कार्ड इस तरीके का होता है। जब हवा अंदर जाती है, जब हम अंदर लेते हैं हवा, तो इसी में कंपन होता है और इसी कंपन से हमें आवाज सुनाई देती है, ठीक है। ये होता है किसका, उपास्थि का बना होता है। उपास्थि क्या होता है, देखिए हड्डी, अस्थि और उपास्थि में फर्क होता है। अस्थि जो होती है कैल्शियम की बनी होती है ना, लेकिन उपास्थि जो होती है वसा और प्रोटीन बनी होती है। उपास्थि क्या होती है, बहुत नर्म होती है। जैसे हमारे कान में क्या है, उपास्थि है, नाक की हड्डियों में क्या है, उपास्थि है, ठीक है। तो उसे ही उपास्थि कहते हैं। वाक रज्जु, इन वाक रज्जुओं के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। हम अपने गले में कंठ की उपास्थि का उभार देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे उभरा हुआ जो रहता है ना, यही है उपास्थि, ठीक है। यही उपास्थि जो है क्या कहलाता है, वाक रज्जु कहलाता है, ठीक है। पुरुषों में कंठ बड़ा, आवाज मोटी होती है। महिलाओं में कंठ पतला, आवाज क्या होती है, पतली होती है, ठीक। उसके हम आते हैं श्वास नली में। ये लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी तथा गर्दन की पूरी लंबाई में स्थित होती है। इसका कुछ भाग वक्ष गुहा में भी स्थित होता है। ये है श्वास नली या ट्रैकिया। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट है वक्ष गुहा, वक्ष गुहा, इसी को वक्ष गुहा बोलते हैं, वक्ष की गुहा। वक्ष गुहा में यहाँ और वक्ष गुहा में यहाँ तक फैली हुई है, ठीक है। ये क्या होती है, बहुत लचीली होती है। ये भी उपास्थि की बनी होती है। इसकी दीवार लचीली होती है, जिसमें सी के आकार की उपास्थि से निर्मित 16 से 20 अधूरे छल्ले होते हैं, जिससे हाइलिन उपास्थि कहते हैं। ये देखिए छल्ले बने हुए हैं ना, ये तो नहीं, ये तो ओकल कार्ड है। ये छल्ले बने, ये छल्ले बने, ये छल्ले बने, ये छल्ले 16 से 20 होते हैं, उपास्थि के बने होते हैं, ठीक है। हाइलिन उपास्थि के बने होते हैं। और ये क्या काम करते हैं, श्वास नली को चिपकने में आपस से बचाते हैं। उसके बाद ये वायुनली को आपस में चिपकने से बचाते हैं। श्वास नली वक्ष गुहा में आकर दो शाखाओं श्वासनियों में विभाजित हो जाती है, या ब्रॉन्ची लिखवा है ना, इसमें देखिए ये बढ़ गई, ये क्या हो गई, बढ़ गई। उसके बाद प्रत्येक श्वासनी अपनी ओर के फेफड़े में प्रवेश करने के बाद अनेक शाखाओं श्वासनिकाओं ब्रॉन्क्यूल्स में बढ़ जाती है। देखो श्वासनिकाओं में ये बढ़ गई, ये बढ़ गई, ये बढ़ गई, ये बढ़ गई। इधर भी इसी तरीके से बढ़ गई, हमने क्लियर को नहीं बनाया है ये। उसके बाद बढ़ जाती है प्रत्येक श्वासनिकाएं अंत में फुस्फुस के वायु कोषों, इसको कूपिकाएं भी बोलते हैं, एल्विलाई में समाप्त हो जाती है। ये यहाँ पे एल्विलाई है, एल्विलाई है, एल्विलाई है, यहीं पे क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ये वायु कोष गैसों के आदान प्रदान के लिए एक सतह प्रदान करता है। ये जो कूपिकाएं होती है वायु ऑक्सीजन लेंगी। पहले तो जब ऑक्सीजन लिए, ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से आया, यहाँ ब्लड वेसल्स होंगी, ब्लड वेसल्स के द्वारा पूरे शरीर में जहाँ जरूरत होती है ऑक्सीजन की वहाँ पहुँचा देती है। फिर कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड लेके जो ब्लड आता है, वो ब्लड फिर यहाँ आता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड पूरे शरीर से बाहर फेफड़े द्वारा निकाल दिया जाता है, ठीक है। ये वायु कोष गैसों के आदान प्रदान के लिए एक सतह प्रदान करती है। ये कोशिकाएं रुधिर वाहिकाओं से O2 लेकर पूरे शरीर में पहुंचाती है, ये लेकर पूरे शरीर में पहुंचाती है तथा पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर कोशिकाओं तक पहुंचाती है, जिससे फेफड़े द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दिया जाता है, जैसा हमने आपको बताया, ठीक है। ऑक्सीजन को लेने तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने की क्रिया श्वासोच्छ्वास कहलाती है, ठीक है। आज हम ये पूरा प्रोसेस पढ़ चुके हैं कि श्वसन की पूरी प्रोसेस पढ़ चुके हैं, श्वसन क्या श्वासोच्छ्वास की पूरी प्रोसेस पढ़ चुके हैं, ठीक है। सांस कैसे अंदर ले रहे हैं, क्या पैसेज है, कहाँ से सांस जा रहा है, इसके बारे में, उसके आगे के बारे में, श्वासोच्छ्वास की और प्रक्रिया के बारे में, फेफड़ा कैसे वर्क करता है, इसके बारे में कल अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। हमने इतनी मेहनत करके वीडियो बनाया आप लोगों के लिए,
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर करें, जिससे ये ज़रूरत वाले लोगों के पास पहुंच सके। जो अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो लोगों को भी अच्छे से समझ में आए, तो आप कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमें सपोर्ट करिए। बस, थैंक यू, धन्यवाद।